हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। तो आइए आज हम एमसीक्यू सीरीज में नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करते हैं और वो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। तो आइए स्टूडेंट, हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने ट्रांसफार्मर का वीडियो सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज इस एमसीक्यू सीरीज को अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार ट्रांसफार्मर का वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, अच्छे से देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, एमसीक्यूज को सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा। स्टूडेंट, यहाँ सिर्फ एमसीक्यूज में सॉल्व ही नहीं करा रहा हूँ, बल्कि साथ में एमसीक्यूज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और अगर आप पहले से ट्रांसफार्मर का डिटेल लेके बैठेंगे, ट्रांसफार्मर का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके बैठेंगे, तो आपको काफी आसानी होगी यहाँ समझने में। तो एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप माने तो ज्यादा अच्छा। तो चलिए आज के क्लास का हम पहला एमसीक्यू लेते हैं, और आज के क्लास का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, Which of the following does not change in a transformer? यानी ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सा चेंज नहीं होता है? ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट, 10 सेकंड के टाइम में आपको दे रहा हूँ, फटाफट आंसर को सिलेक्ट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी, मींस फ्रीक्वेंसी। जब हम ट्रांसफार्मर के डिवाइस डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ थोड़े स्पेशल टाइप का डेफिनेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। क्यों स्टैटिक डिवाइस? क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ये हमेशा वोल्टेज और करंट के लेवल को चेंज करता है, और ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। लेकिन ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर में नॉर्मली आइडियल कंडीशन की बात करें तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर कभी भी चेंज नहीं होता। इसीलिए अगर वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। ये कभी भी लेवल ऑफ पावर को चेंज नहीं करता है। इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगा आइडियल। यानी हमारे इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इस ट्रांसफार्मर सीरीज के फर्स्ट वीडियो के बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व हो गया, जिसमें क्लियर है ट्रांसफार्मर कभी भी एक फ्रीक्वेंसी और पावर को चेंज नहीं करता। आइए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। अब वीडियो को पॉज करें, 10 सेकंड में सॉल्व करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी, मींस ट्रांसफार्मर में एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होता है, कन्वे होता है बाय द फ्लक्स। यानी जब भी हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को एनर्जाइज करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में मैग्नेटिक पाथ को फॉलो करके अपने सर्किट को क्लोज करेगा। फ्लक्स जब सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यानी वो फ्लक्स ही कॉज है जो प्राइमरी के कोर से बन के निकलता है और सेकेंडरी के वाइंडिंग में आके इंड्यूस हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू। 4 यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला, रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, रिड्यूस एडी करंट लॉस, रिड्यूस कॉपर लॉस, और ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपने 10 सेकंड के टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी। यानी ट्रांसफार्मर में कोर को लैमिनेट इसलिए करते हैं ताकि हम एडी करंट को मिनिमाइज कर सकें। हिस्टैरिसीस लॉस में नहीं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने हिस्टैरिसीस या कॉपर लॉस का ऑप्शन लगाया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है एडी करंट को मिनिमाइज करना। यानी कोर को जब भी हम लैमिनेट करेंगे, एक तो हम पतले पतले थिन थिन शीट्स में काटते हैं, शीट्स में काट के उसको लैमिनेट करते हैं, लैमिनेटिंग एजेंट, उसको हम लैमिनेशन से लैमिनेट करते हैं। दोनों का पर्पस एक ही है, चाहे हम थिन शीट्स काटने की बात करें, चाहे हम लैमिनेशन की बात करें, या फिर हम सिलिकॉन एडिशन की बात करें, इन तीनों का पर्पस एक ही है, एडी करंट की वैल्यू को मिनिमाइज करना। अगला क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन कितना ऐड करते हैं, तो 3 to 5%,
एक और क्वेश्चन में यही सॉल्व कर देता हूं कि ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन क्यों ऐड करते हैं। तो जब आप ट्रांसफार्मर में सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन को ऐड करेंगे तो वो ट्रांसफार्मर के कोर के रेसिस्टेंस को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से एडी करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हो जाएगी। तो फिर से हम वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि लैमिनेशन करते हैं ताकि हम एडी करंट को मिनिमाइज कर सके। बहुत सारे क्वेश्चन इस सीट से सॉल्व हो गए। ये सीट मैंने वीडियो सीरीज से लिया हुआ है। अगर आप फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने ट्रांसफार्मर का वीडियो सीरीज नहीं देखा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है एक बार आप जाके जरूर देखें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द लैमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, गेज ऑफ क्लैंपिंग, साइज ऑफ क्लैंपिंग, ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से आंसर को सेलेक्ट कर लीजिए। यानी जब हम ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल वाइब्रेशन की बात करेंगे तो ये वैल्यूज किस पे डिपेंड करेंगी, तो ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स हैं जिस पे डिपेंड करती हैं। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द नो लोड करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर इज यूजुअली व्हाट परसेंट ऑफ द फुल लोड करंट। यानी ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है वो फुल लोड करंट का कितना परसेंट होता है। नो लोड करंट आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो सीरीज में जाके नो लोड कंडीशन का वीडियो एक बार देख लें। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर को आप सिलेक्ट करें स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी जो नो लोड करंट होता है दैट इज इक्वल टू 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट यानी रेटेड करंट। यानी जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में रेटेड करंट की बात करेंगे तो वो उसका फुल लोड का करंट होता है। लेकिन नो लोड मतलब जब हमने लोड लगाया ही नहीं है किसी मशीन के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब हम लोड की बात करते हैं तो डायरेक्टली लोड का रिलेशन होता है करंट से। यानी जब भी कोई बोले लोड बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे करंट बढ़ रहा है, कोई बोले लोड घट रहा है यानी करंट घट रहा है। लोड नहीं है तो करंट न के बराबर है। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में सेकेंडरी में लोड नहीं लगाने के बावजूद भी, यानी ओपन सर्किट करने के बावजूद भी, ये प्राइमरी से 2 to 10% या 2 to 5% करंट कंज्यूम करता है, और वो करंट मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बनाने के लिए डेवलप करता है, कंज्यूम करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज 2 to 5%, या कुछ ऑप्शंस में मिलेंगे 2 to 10%, दोनों में से जो भी मिले आप उसको टिक कर दीजिएगा। अब ये जो नो लोड करंट होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये 2 करंट बनाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट और एक्साइटिंग करंट। अगर आप वीडियो सीरीज नहीं देखे हैं तो एक बार जाके इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव। यानी ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ कैसा होना चाहिए, हाई रेसिस्टेंस, हाई रिलेक्टेंस, लो रेसिस्टेंस, लो रिलेक्टेंस। बहुत सिंपल आंसर है स्टूडेंट, आपने सही आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा और इसका सही आंसर है दैट इज डी, यानी लो रिलेक्टेंस। यानी जब भी हम ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ बनाएंगे तो पाथ ऐसा होना चाहिए जो मिनिमम से मिनिमम फ्लक्स को अपोज करे। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम उस रास्ते का चुनाव करते हैं जहां हर्डल्स मिनिमम से मिनिमम हो। सिमिलरली जब करंट को एक सर्किट से दूसरे टर्मिनल में पास होना होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाना होता है, क्लोज सर्किट बनाना होता है, तो वो लो रेसिस्टेंस की बात करता है। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को जो आसानी से पास कराता है वो वैल्यू लो रिलेक्टेंसी होता है। स्टूडेंट जब हम ट्रांसफार्मर की कोर की बात करेंगे तो जितना ज्यादा रिलेक्टेंस होगा फ्लक्स का लॉस उतना ज्यादा होगा, और रिलेक्टेंस जितना कम होगा फ्लक्स का लॉस उतना ही कम से कम होगा। यानी लो रिलेक्टेंस होना चाहिए ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक पाथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास हो सके।
स्टूडेंट, जब हम रिलक्टेंस की बात करेंगे तो रिलक्टेंस वो प्रॉपर्टी होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है मैग्नेटिक सर्किट में। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को अपोज करता है, वैसे रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को अपोज करेगा। तो स्वाभाविक है उसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नो लोड ऑफ ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट, यानी नो लोड टेस्ट नॉर्मली आप बोल सकते हैं, नो लोड बोल सकते हैं। ये हम क्यों करते हैं, नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं? चार ऑप्शंस है, कॉपर लॉस, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। बहुत सिंपल आंसर है स्टूडेंट, यहाँ नो लोड यानी ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपने सही आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा और इसका सही आंसर है दैट इज सी, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस। यानी नो लोड टेस्ट हमेशा मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉसेस को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। और कौन सा लॉस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जब भी हम नो लोड टेस्ट यानी ओपन सर्किट टेस्ट की बात करेंगे तो ये हमेशा कोर लॉस को डिटरमाइन करता है। आप वीडियो सीरीज में जाके देखिएगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया है कि जिससे आप ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किसमें कोर लॉस किसमें कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, नो लोड यानी ओपन सर्किट टेस्ट हम कोर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए पता करते हैं और साथ में मैग्नेटाइजिंग करंट को डिटरमाइन करने के लिए पता करते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, और शंट पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्म करते हैं। इस सीट पे स्टूडेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर छिपे हुए हैं। यानी ओपन सर्किट टेस्ट हम किस वोल्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो रेटेड वोल्टेज, ये क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। सिमिलरली ओपन सर्किट टेस्ट में हम जो करंट होता है या नो लोड करंट होता है वो कितना होता है, तो 2 to 5% या 2 to 10% होता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ कनेक्ट करते हैं, लो वोल्टेज साइड कनेक्ट करते हैं क्या हाई वोल्टेज साइड, तो लो वोल्टेज साइड। क्यों कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में या इंटरव्यू में, तो इस सीट से आपको कवर हो जाएंगे। प्लस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट का वीडियो सीरीज एक बार देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लें। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू, यानी ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक वैल्यू स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, 11 के भी, 33 के भी, 100 के भी। के भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट, याद करने वाला डाटा है। इसका करेक्ट आंसर आपने ढूंढ लिया होगा और वो है बी, दैट इज 33 kV। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्टूडेंट, संपनर टेस्ट इज कंडक्टेड इन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, संपनर टेस्ट पूछा जाता है। संपनर टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इन ऑप्शंस पे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान से आप ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट ए, यानी टेम्परेचर। यानी संपनर जो टेस्ट होता है जिसको हम बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम दो ट्रांसफार्मर को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। इस ट्रांसफार्मर में हम हीट रन टेस्ट करते हैं, यानी एक तरह से ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है फुल लोड कंडीशन। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील कितनी होती है परमिसिबल फ्लक्स। चार ऑप्शन, एक रेंज है स्टूडेंट इसका परमिसिबल फ्लक्स का। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो अब यहां से हम प्रैक्टिस कर लेंगे स्टूडेंट। आप जल्दी से सही आंसर को सिलेक्ट करिए। और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दो प्रकार के
मैग्नेटिक कोर के लिए हम मटेरियल यूज करते थे, एक होता था सी, एक होता है CrGO और दूसरा जिसको हम बोलते थे HRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील और दूसरा हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। तो CrGO मटेरियल में फ्लक्स की जो रेंज होती है, फ्लक्स डेंसिटी की रेंज होती है, ये 1.7 पर मीटर स्क्वायर। Yeah.